आज मैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था और 1210 से 1235 तक इसने 25 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। वास्तव में जो उत्तराधिकार के नियम हैं इस्लाम में, उसके अनुसार जो पैतृकता का अधिकार राजपूत शासन व्यवस्था में हमारे यहाँ था, जैसे कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो उत्तराधिकारी हुआ करता था। लेकिन मुस्लिम राज व्यवस्था में ये मिल्लत की बात करते हैं, यानी लोकतंत्र की बात करते हैं कि राजा का निर्वाचन होना चाहिए। इसी वजह से संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में हर बार हिंसा हुई और उत्तराधिकार के प्रश्न पर युद्ध हुए। जो दरबारी गुट हुआ करते थे वो आपस में संघर्ष करते थे और उस गुटीय संघर्ष में जो जीत जाता था वह सत्ता का अधिकारी होता था। इसलिए जब शासक वृद्ध होता था या अशक्त होता था तो संघर्ष शुरू हो जाता था। उसमें जो भी अवसर पाता था, जिसका गुट सक्रिय होता था या जिन ज्यादा गुटों का समर्थन होता था, वो शासक हो जाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी था आराम शाह, लेकिन आराम शाह गुटीय संघर्ष में सफल नहीं हो पाया, इसलिए इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना। इल्तुतमिश भी अपने प्रारंभिक जीवन में गुलाम था और गजनी में इसको जो है कुछ लोगों ने, व्यापारियों ने खरीदा और उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आया और उत्तर भारत के जो अभियान है इसमें ये धीरे धीरे कृपा पात्र बन गया मुइजुद्दीन गोरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का। और उसके बाद तरक्की करते हुए सरे जहांदार और उसके बाद शिकारे अमीर शिकार, ऑफिसर ऑफ हंट के पद पर पहुंचा और फिर बदायूं का गवर्नर बना। 1205 में इसको जो है दासता से मुक्त कर दिया गया। तो 1210 से 1235 यानी 25 वर्ष के इस लंबे शासनकाल में इसने बहुत से कार्य किए, जैसे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दूसरे देश से आक्रमण करके आने वाला व्यक्ति एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित कर लेगा और पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था स्थापित कर लेगा। तो इसके लिए इल्तुतमिश ने जो है अक्तादारी व्यवस्था इम्प्लीमेंट की। हमारे यहाँ राजपूत काल में जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि पैतृकता का अधिकार था। जमींदार का पुत्र तो उसका उत्तराधिकारी होता था, फिर उसका पौत्र उत्तराधिकारी होता था, यानी कि जो संपूर्ण लैंड सिस्टम है वो देश छोटे बड़े जमींदारी व्यवस्था में विभाजित था और जमींदारों का जो अधिकार था वो पैतृक अधिकार था। इसने अक्ता व्यवस्था स्थापित की। अक्तादारी व्यवस्था का मतलब लैंड असाइनमेंट, भूमि से समझौता, यानी कि पूरे देश को, संपूर्ण राज्य को छोटी बड़ी अक्ताओं में डिवाइड कर दिया गया और अक्तादार एक राज्य कर्मचारी की तरह कार्य करता था। अक्तादार कुड बी डिमोटेड, कुड बी प्रमोटेड, कुड बी टर्मिनेटेड, यानी कि सुल्तान की कृपा पर था। अगर किसी 5 गांव का अक्तादार है, शासक प्रसन्न हुआ, सुल्तान प्रसन्न हुआ, तो उसको 50 गांव की, 500 गांव की अक्तादारी दे दी गई। अक्तादार को ट्रांसफर किया जा सकता था। अक्तादार अगर एक क्षेत्र का है तो दूसरे देश में जैसे राज्य कर्मचारियों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उस तरीके से अक्तादार कुड बी टर्मिनेटेड, अगर शासक या सुल्तान अप्रसन्न हुआ तो उसको टर्मिनेट कर देता था। तो इस तरीके से लैंड सिस्टम को और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने पूरे देश को छोटी बड़ी अक्ताओं में, यानी लैंड असाइनमेंट में बांट दिया और अपने वफादारों, खासतौर से तुर्क सैनिकों और अपने सिपा सालारों को अक्तादार के रूप में नियुक्त किया। दूसरी व्यवस्था, उसने अपने राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक ग्रुप बनाया था, गुट बनाया था, जिसको कहते हैं तुर्काने चाहलगानी। सामान्य भाषा में चालीसा मंडल कहा जाता है। इस चालीसा मंडल में 40 लोग थे और इन 40 लोगों के समूह द्वारा राज्य के संचालन का प्रयास किया और आमतौर पर वो तुर्क ही थे और उनके सीधे रक्त संबंधी ही थे। लेकिन होता ही था कि धीरे धीरे करके बाद के शासकों के समय में, जैसे उसका जो पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद, और उस पर बलबन के कार्यकाल में जो चालीसा मंडल के सदस्य हैं ये बड़े प्रभावी हो गए। किसी क्षेत्र के सूबेदार के रूप में अगर चालीसा मंडल का सदस्य है तो जो है इतना सक्रिय हो जाता था कि सुल्तान की उपेक्षा करता था। इसीलिए बलबन ने राजत्व सिद्धांत जब स्थापित किया, चूंकि बड़ा लंबा समय था नासिरुद्दीन महमूद के समय का, 20 वर्ष उलुग खां और नायब मवालिक के रूप में और शेष 20 वर्ष उसने स्वयं स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। तो 40 वर्षों के शासन के समय उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चालीसा मंडल के सदस्य। वो स्वयं चालीसा मंडल का सदस्य था और उसने ये देखा था कि किस तरीके से चालीसा मंडल के सदस्य सक्रियता स्थापित करके और धीरे धीरे सत्ता का अपहरण कर लेते हैं और सुल्तान की उपेक्षा करने लगते हैं। तो इल्तुतमिश की सबसे बड़ी सफलता थी कि तुर्काने चाहलगानी के सदस्यों द्वारा उसने इस तरीके के कार्य किए। 1232 में कुतुब मीनार, जिसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस निर्माण को उससे पूरा किया। सबसे बड़ा आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कुतुब मीनार का वास्तव में पूरा करने का दायित्व जो है इसके ऊपर आया और इसने पूरा किया।
और जो यहाँ की मुद्रा प्रणाली है, टंक नाम का सोने और चांदी के सिक्के इसने चलाए। इस तरीके से उसने 25 वर्षों के शासनकाल में एक नव स्थापित टर्किश राज्य को बचाने का कार्य किया। मंगोल आक्रमण का दौर, तमुजिन और चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल जो एक बर्बर जाति है उससे संपूर्ण मध्य एशिया को त्रस्त कर दिया था। ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की ओर गया और उसका पुत्र जमालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर उसने प्रस्थान किया। भारत में आकर उसने शरण मांगी थी इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश ने जो है ये जानता था कि चूंकि अभी भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित हो रहा है और यदि वह मंगबरनी को शरण देगा तो मंगोल उसके का पीछे करते करते भारतीय राज्य पर भी आक्रमण कर देंगे। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उसने जमालुद्दीन मंगबरनी से बड़ी विनम्रता पूर्वक उसने जो है मना किया। उसने कहा कि मान्यवर यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ शरण देने पर निश्चित रूप से आपको जो है शारीरिक क्षति हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक इस तरीके से राजनयिक दायित्व उस निश्चित रूप से शरणागत को जो है शरण देना एक जो है कूटनीतिक जो है मान्यता सारी दुनिया में है। तो लेकिन एक ये भी था कि आफत आ सकती थी उसके पीछे मंगोल, तो मंगोल आक्रमणों को जमालुद्दीन मंगबरनी को रोक कर उसने जो है रोका और भारत को जो है एक जो है बड़े आक्रमण या बड़ी बड़ी समस्या से उसको बचाया। जो शुरुआती दौर का जो भारतीय इतिहास है उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, यानी कि पहला व्यक्ति है तबकाते नासरी का लेखक मिनहाजुस सिराज जो आदम से शुरू करता है, और नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र है, छोटा पुत्र है, उसके शासनकाल के 14वें वर्ष तक का इतिहास लिखता है। और दूसरा है इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जिसने तारीख फिरोजशाही नाम का ग्रंथ लिखा, और जहां से मिनहाजुस सिराज समाप्त करता है तबकाते नासरी को वहां से वो शुरू करता है और फिरोज शाह के शासनकाल के समय तक का लिखता है। तो इन दो इतिहासकारों ने जो संपूर्ण ममलुक राजवंश है उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की है। इल्तुतमिश के जीवन के बारे में, उसकी कार्यविधियों के बारे में एक बात वो कहा करता था जिसका उल्लेख मिनहाजुस सिराज ने अपने ग्रंथ में किया है। कहता था कि जब मैं इन महान उमरा को जब दरबार में बैठता था तो अक्सर कहा करता था जब महान उमरा को यानी अपने अमीरों और सरदारों को मैं अपने सामने हाथ बांधे खड़े देखता हूँ तो मन करता है कि सिंहासन से उतर आऊं और इनके हाथ और पांव चूम लूं। इसका दो अर्थ है, एक तो उसकी कूटनीति है और दूसरी चीज ये है कि वह जो है अपनी कमजोरी कहीं ना कहीं वो कमजोर था, इसलिए उमरा की प्रशंसा करता है। यह करके वो अपने लोगों को, अपने अमीरों को, अपने सरदारों को, अपने सूबेदारों को, अपने टर्क साथियों को प्रसन्न करता था। और आप जानते हैं इलबारी टर्क है, ये जो शुरुआती दौर के जितने भी शासक हैं ममलुक वंश के सब इलबारी हैं। और दूसरा राजवंश टर्कों में था खलजियों का, एक खलजी टर्क, और तीसरा है करोना टर्क, जो तुगलक है ये करोना टर्क है। तो संपूर्ण ममलुक शासकों में इल्तुतमिश का जो शासनकाल है हर दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और नव स्थापित टर्किश राज्य को उसने स्थापित किया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से ज्यादा इसको समय मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इतना प्रेम रखता था, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक गुलाम जो है वो निश्चित रूप से अपने स्वामी के गुणों को ग्रहण कर लेता था। तो अपने दो पुत्रियों का विवाह कुतुबुद्दीन देखने सुनने में कदरूप था, बड़ा भद्दा सा था, चेहरा मोरा उसका, नाक नक्श अच्छा नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश बड़ा खूबसूरत व्यक्ति था। तो उसने अपनी दो बेटियों की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी, इतनी निकटता का अनुभव करता था। इसीलिए आराम शाह उसका पुत्र सफल नहीं हो पाया और इल्तुतमिश सफल हो गया। कल मैं बलबन को दूंगा। धन्यवाद।